आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अध्याय 2 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें संख्या ज्ञान होना आवश्यक है। संख्या ज्ञान में सबसे पहले हमारे प्राकृत संख्या आती है। प्राकृत संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, जो कि होती है 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जो संख्या है, अर्थात 1 से लगाकर अनंत तक जो संख्या है उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्या। इसी तरह दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य जोड़ दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह आगे पूर्णांक। पूर्णांक को हम या तो I या Z से प्रदर्शित करते हैं। जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। कह सकते हैं। इसी तरह आगे आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिनको P/Q रूप में लिख सकते हैं, जहां एक शर्त होती है Q बराबर नहीं है 0, अर्थात P/Q रूप और Q बराबर 0 नहीं है वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक ले ली संख्या 3/4। इस 3/4 में ये जो संख्या है वो तो है P और ये जो है वो Q, और ये Q का मान 0 नहीं है। 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या में जो P व Q है वह पूर्णांक होते हैं, अर्थात हम ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में से कोई भी संख्या इसके लिए ले सकते हैं। सिर्फ यह एक शर्त जो है वो अपने को ध्यान रखनी है कि जो Q है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। शेष P का मान 0 हो सकता है। इसी तरह आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिनको हम IR से बता सकते हैं, जैसे इसमें अपूर्ण वर्ग वाली संख्याएं, कोई नियतांक है या दशमलव के बाद जिनका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावृत्ति है, तो इन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनके साथ में प्राकृत और पूर्ण, इन सभी संख्याओं को अगर शामिल लिया जाए तो इन संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इन वास्तविक संख्याओं को हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं R। R को हम कहते हैं रियल नंबर्स, अर्थात प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, इन सभी के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय में हम इनसे संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसी तरह हमें इस अध्याय में कुछ चीजें और है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं तो सभी को जानकारी है
कि सम संख्या ऐसी संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा जाए। जैसे उदाहरण के लिए 8 में हम यदि 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, अर्थात यह जो 2 का भाग है वो पूरी तरह से जा रहा है, अतः यह जो 8 है वो क्या है, एक सम संख्या। इसी तरह 10, 12, 22, 28 अन्य जो संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा उनको हम कहेंगे सम संख्या। इसी तरह आगे आते हैं विषम संख्या। ऐसी संख्या है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। उदाहरण के लिए सामान्य सा हम उदाहरण लेते हैं 7 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा और शेष बचेगा 1, अर्थात यह जो 7 है वह है विषम संख्या। इसी तरह विषम संख्याओं के अन्य उदाहरण ले सकते हैं हम 3, 5, 9, 11। ये जो सभी संख्याएं हैं वो सभी क्या है, विषम संख्या है। इसी तरह आगे आती है अभाज्य संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया उदाहरण के लिए 3, अब 3 में हम 3 का भाग दे सकते हैं और इसी तरह 1 का भी दे सकते हैं, इसलिए ये जो 3 है वो एक हो गई अभाज्य संख्या। इसी तरह अन्य उदाहरण में 11, तो 11 में हम सिर्फ 11 और 1 का ही भाग दे सकते हैं, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। अगर हम 2 का भाग देने जाएंगे तो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह अभाज्य संख्याओं के उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11 और अन्य उदाहरण हो सकते हैं 23। इसी तरह आगे और उदाहरण इसके होंगे। इसी तरह भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए। जैसे स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ले ली 8, अब 8 में 8 का तो भाग जाता ही है और 1 का भाग भी जाता है, परंतु साथ साथ इसमें 2 का भी अपन भाग दे सकते हैं। इसी तरह इस 8 में हम 4 का भी भाग दे सकते हैं, तो यह जो है वो क्या होगी, एक भाज्य संख्या। इसी तरह अन्य उदाहरण में जैसे 16 है, 18 है, इन सब में हम अन्य भाग भी दे सकते हैं। जैसे 16 में 2 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है और 16 का भी जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं और 1 का भाग जाए, और जो भाज्य संख्या है वो ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए। अब पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो एक ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने दी थी। इन्होंने संख्या पद्धति पर, संख्या सिद्धांतों पर कई महत्वपूर्ण सिद्धांत भी प्रतिपादित किए थे। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ने से पहले हमें सामान्य जो भाग है उसकी जो प्रक्रिया है वो हमें समझनी पड़ेगी। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। जैसे मेरे को एक भाग करना है, 8 में 3 का भाग करना है,
तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे 3 को यहां पर लिखूंगा और 8 को यहां पर लिखूंगा। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि इससे अधिक नहीं हो। तो ये हो गया 3 दूनी 6, यहां आ गया 6 और ये घटाएंगे तो 2। अब इसमें भाग नहीं जा रहा, अर्थात हमारा ये भाग जो है वो पूर्ण हो गया। इसमें यहां जो 3 है वो हमारा कहलाता है भाजक, 8 जो है वो कहलाता है भाज्य, ये जो 2 है वो कहलाएगा भागफल, और जो ये 2 यहां पर जो बचा है यानी घटाने के बाद जो बचेगा 2 वह कहलाएगा शेषफल। तो इस भाग की प्रक्रिया में हमें 4 चीजें प्राप्त हुई, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब इनको यूक्लिड ने एक सिद्धांत के रूप में इनको प्रदर्शित किया है। अब कैसे सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित किया है, तो जैसे हमारे पास ये भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल है, इन सिद्धांतों के आधार पर इन सबको शामिल करके भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में बताया है। जैसे यहां मैं भाज्य की जगह लिखूं 8, भाजक की जगह लिखा जाए 3, भागफल की जगह लिखा जाए 2 और शेषफल की जगह लिखा जाए 2, क्योंकि हमारे पास जो भाजक है वो 3 है, भागफल जो है वो 2 है और शेषफल कितना है 2। अब इसको मैं यदि हल करूं तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, 6 प्लस 2 बराबर 8। तो इस तरह हमारे यहाँ जो सिद्धांत है, या यूं कहे यूक्लिड ने इस सिद्धांत को इस तरह परिभाषित किया कि भाग देने पर, किसी भी भाजक का भाज्य में भाग देने पर जो भागफल बचता है और जो शेषफल बचता है उसको यदि भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल में जोड़ दिया जाए तो पुनः हमें भाज्य प्राप्त होता है, और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी है। यूक्लिड ने इसे बीजगणित के चरों के रूप में लिखा है। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो रूप है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में कैसे लिखा हुआ है, तो यह जो ए धनात्मक पूर्णांक है इसको हमने बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा है। तो यहां पर जो ए है वो तो है भाज्य, बी है वो है भाजक, क्यू जो है वो भागफल है और आर जो है वो शेषफल है। तो इसमें एक शर्त भी होती है, जैसे हमें यहां देखा कि 3 का भाग 8 में देने पर 2 बार भाग गया, 6 यहां आया और 2 यहां आया, शेषफल जो आया है वो इस भाजक से कम आया, अर्थात इसकी शर्त क्या होगी, शेषफल जो है वो क्या हो गया भाजक से छोटा। तो यहां भाजक क्या है बी, बी से छोटा क्या है आर, अर्थात बी हमारा क्या होगा बड़ा होगा। ये और जो शेषफल है वो छोटा होगा अर्थात बी बड़ा होगा। इसी तरह जो शेषफल है वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि हम भाग देने जाएंगे तो यदि पूरा पूरा भाग जाए तो शेषफल कितना बचता है यहाँ पर 0, 0, अर्थात जो शेषफल है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, परंतु जो भाजक है उससे छोटा ही रहेगा। तो यह जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम स्पष्ट लिखे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर
लेस देन इक्वल बी। यहाँ पर हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ जो शेषफल है वो या तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, या जो भाजक है उससे छोटा ही हमेशा रहेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, या इसको हम कह सकते हैं कलन विधि, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही एक रूप है, परंतु इसकी एक विधि होती है। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूप जो है वो क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसके लिए हमारे पास जो संख्या है उसमें क्या संबंध होगा, तो a जो है वो ग्रेटर देन होगा b, अर्थात हमें किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है तो वो दोनों संख्याओं में से एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या क्या होगी, छोटी होगी। अब इस बड़ी संख्या और छोटी संख्या में इस रूप के अनुसार हम भाग देते जाएंगे। चरण 1 के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात जो भाजक है, भाज्य जो है उसमें b का भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। इसके बाद यदि शेषफल प्राप्त होता है तो यह प्रक्रिया वापस अपने को दोहरानी है, और इस b को तो यहां लिखना है और शेषफल को यहां लिखना है। इसमें भी b को शेषफल के पदों में इसका कुछ भागफल आएगा, फिर कुछ शेषफल भी आएगा। इसी तरह यहां ये देखना है कि यहां पर जो शेषफल है वो यदि 0 आता है तो यहां जो ये यहां का जो शेषफल बचा था वो इसका एचसीएफ होगा। यदि मान लीजिए R1 बराबर 0 नहीं है तो हमें यह कि यह प्रक्रिया आगे दोहरानी है चरण 3 के लिए। R बराबर R1Q2 प्लस R2। यदि यहाँ पे R2 बराबर 0 है तब यहाँ पर जो R1 है वो हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। वापस इसको देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसी तरह एक और शर्त होगी इसमें एचसीएफ ज्ञात करने में कि एक संख्या जो है वो बड़ी होगी और एक संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो हमें पता है जब भी हम भाग देते हैं तो जो भाज्य है वो भाजक से हमेशा बड़ा ही होता है। इसी तरह शेषफल है वह भाजक से छोटा होता है। इस प्रक्रिया में चरण 1 में a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग देंगे तो कुछ भागफल और कुछ शेषफल प्राप्त होगा। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो जिसका भाग देने पर, अर्थात जो भाजक होगा जिससे शेषफल प्राप्त हुआ है 0, तो वह जो है वो एचसीएफ होगा। यदि ऐसा होता है तो ही b बराबर एचसीएफ होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, अर्थात r बराबर नहीं है 0, तो इसी प्रक्रिया को हम आगे दोहराते हैं। तो इसके लिए b को यहाँ ले भाज्य की जगह ले आते हैं और जो शेषफल है उसको हम भाजक की जगह लिख देते हैं। अब इस वापस भाजक का भाग देंगे भाज्य में तो भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। यदि शेषफल बराबर 0 आता है तब तो जिससे शेषफल बराबर 0 आया है, अर्थात r बराबर जो भी होगा वो होगा आपका एचसीएफ होगा। यदि ऐसा नहीं है, अर्थात R1 बराबर 0 नहीं है, तो हम इस प्रक्रिया को आगे दोहराएंगे और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहना है जब तक कि जो शेषफल है वो क्या हो जाए, शून्य नहीं हो जाए। शेषफल शून्य आने पर जो भाजक है वह महत्तम समापवर्तक होगा। अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.1 के सवाल। प्रश्नावली
2.1 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? एक विषम धनात्मक संख्या या पूर्णांक जो है उसका वर्ग ज्ञात करके उसको बताना है 8q प्लस 1 के रूप का। तो चलिए यहां माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक a है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक a है तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा उसको लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r। अब सवाल के अनुसार हमें इस प्रमेयिका को इस सवाल के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पर हमें जो वर्ग है उसको लाना है 8q प्लस 1, अर्थात हमारा जो q है वो तो q की जगह ही रहेगा, परंतु ये जो b है उसकी जगह हमें कोई संख्या माननी है और इस संख्या को इस 8q प्लस 1 के अनुसार ही लेना है। अब ऐसी संख्या सोचनी है जिसको यदि हम वर्ग करें तो वह जो है वो 8 का कोई गुणनखंड होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं 2, तो 2 का वर्ग होगा 4। अब जो 4 है वो या इस 4 की सहायता से हम इस 8 को कॉमन नहीं ले सकते, परंतु यदि मैं वापस अगर कोई 2 के बाद दूसरी संख्या लो, जैसे 3 लेंगे तब तो 3 का आएगा 9, ये तो संभव नहीं है। परंतु यदि मैं 4 लेता हूं, 4 का करता हूं वर्ग, तो 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16। अब इस 16 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 2। इस 4 को मैं 8 के कोई गुणनखंड के रूप में लिख नहीं सकता था, इसलिए इसको मैंने नहीं लिया। अब मैंने इस 4 का वर्ग किया तो 16 आया, 16 को मैंने लिखा 8 गुणा 2, अर्थात इसमें 8 जो है वो कॉमन आ सकता है। तो हमें इसकी जगह लेना है b बराबर कितना लेना है? b बराबर 4। तो इसको हम वापस लिखेंगे b बराबर 4 रखने पर a बराबर 4q। अब इसकी एक और शर्त होती है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। यहां पर जो b का मान है वो हमने कितना लिया है? 4। तो 0 लेस देन r लेस देन 4, अर्थात जो r का मान है वो 0, 1, 2, 3 और 3 तक ही ले सकते हैं, 4 नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इससे छोटा ही है, बराबर नहीं है, इसलिए यहां तक 3 मान तक ही लेना है। अब इनमें से भी हमें सिद्ध क्या करना है या किसके रूप का बताना है? 8q प्लस 1, अर्थात शेषफल में कितना है यहाँ पर r की जगह 1। तो यहां पर भी हमें इन चारों में से यह जो r का मान है वो 1 ही लेना है। तो अब आपको समझ में आया कि हमें यहाँ पर b की जगह और r की जगह क्या क्या संख्याएं लेनी है। तो वो हमें जो सवाल में सिद्ध करना है उस सिद्ध करने के अनुरूप ही इसमें लेना है। अब इसका क्या करना है? सवाल के अनुसार वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a का वर्ग 4q प्लस 1 का वर्ग। अब यहां पर इसको वर्ग करना है तो हमें एक सर्व समीका का उपयोग करना पड़ेगा। सर्व समीका क्या होगी? तो सर्व समीका रहेगी हमारी a प्लस b का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे a प्लस b अर्थात 4q प्लस 1, तो इसको तो माना a और इसको माना b।
तो अभी ए की जगह तो लिखना है 4q, बी की जगह कितना लिखना है 1। तो यहां लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो हम लिखते हैं 4q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा ए की जगह 4q और बी की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, 4q का स्क्वायर हो जाएगा 16q स्क्वायर, क्योंकि 4q यानी कि 4q गुणा 4q, 4 का 4 से गुणा 16 और q का q से गुणा q स्क्वायर। इसी तरह 2 का 4 से गुणा 8, 8 का 1 से गुणा, ये हो गए 8। q है तो बीच की कोई संख्या नहीं है इसलिए q ही रहेगा। अब 1 का वर्ग यानी कि 1। अब इसमें हम देखते हैं कि यहां पर भी 8 कॉमन है और यहां पे भी 8 कॉमन, तो इसमें से 8 कॉमन लेंगे, या इसको पहले सरल रूप में लिखते हैं 8 गुणा 2q स्क्वायर प्लस 8 गुणा q प्लस 1। इसको मैंने आगे लिखा 8 कॉमन लेके 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, क्योंकि मैंने यहाँ 8 कॉमन ले लिया। अब इसको मैंने ये जो 2q स्क्वायर प्लस q, हमें सिद्ध क्या करना है 8q प्लस 1, तो इस 2q स्क्वायर प्लस q को हम एक मान लिख लेते हैं पूरा q माना, या फिर इसको मानने की जरूरत नहीं है, 2q स्क्वायर प्लस q बराबर q, तो इस पूरे की जगह लिखना है हमें q। a स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1। तो देखिए हमने क्या माना था कि a बराबर 4q प्लस 1, जो विषम धनात्मक पूर्णांक है उसको क्या मान लिया 4q प्लस 1। अब इस 4q प्लस 1 मानने के बाद इसका वर्ग कर लिया, वर्ग करने के बाद जो आया वो क्या आया 8q प्लस 1, अर्थात जो दर्शाना था वही आया। तो हम यहां कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक a किसके रूप का होता है 8q प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह यह हमारा पहला सवाल पूरा हुआ। आगे वाले जो सवाल है, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, वो भी इसी तरह हल करने हैं। उनमें थोड़ी सी इनकी हिंट बता देता हूं ताकि आपको सवाल हल करने में कोई समस्या ना हो। जैसे दूसरा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसको क्या दर्शाना है, तो धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे कि माना a को क्या बताना है 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का दर्शाना है। अब इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सोचेंगे कि इनका घन बताना है, अर्थात ये घन ही है किया हुआ। इसमें से ऐसी संख्या सोचनी है, पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अपने को, क्योंकि ये रूप इसी के जैसा है, तो इसमें यहां पर जो b है उसकी जगह ऐसी संख्या सोचनी है जिसको घन करने पर जो है वह 9 का गुणनखंड हो, या घन करने पर उसमें 9 जो है वो उसका गुणनखंड हो। तो जैसे हम सोचते हैं, मान लीजिए माना b बराबर 3, क्योंकि 2 सोचेंगे तो 2 का तो घन करेंगे तो आएगा 8, जो कि 9 नहीं होगा, हम तो 3 का घन करते हैं। तो 3 का घन b बराबर 3, 3 का घन करेंगे तो आएगा 27। अब 27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3, तो ये हो गया हमारे b की जगह कितना मान लिख सकते हैं हम 3। क्यों, क्योंकि इसमें जो 9 है वो क्या है, इसका एक गुणनखंड है घन का। अब यहां लिखेंगे 3q प्लस, अब r की जगह मान लिखना है, तो r के लिए क्या शर्त है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। b को हमने यहाँ क्या माना है 3, तो 0 लेस देन इक्वल टू r
लेस देन 3। अब r का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है, तो 0, 1 और 2। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा है, बराबर नहीं है, इसलिए ये 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर एक बार तो लिखेंगे 0, एक बार लिखेंगे 3q प्लस 1 और एक बार लिखेंगे 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे, इस सवाल के अनुसार जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया था वहां पर हमें क्या करना है, घन करना है। अब घन करने के लिए भी एक हिंट है, इसकी सर्वसमीका, घन की सर्वसमीका a प्लस b की घात 3 बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। यह जो सर समीका है इसका उपयोग जहां मैंने यहां जैसे सर समीका का उपयोग किया था वैसे के वैसे ही इस सर समीका का उपयोग भी यहां पर करना है। यहां मैंने वर्ग एक बार ही किया था, परंतु यहां पर अपने पास 3 बार इसको सिद्ध करना है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, इसलिए इसका भी घन करना पड़ेगा, इसका भी घन करना पड़ेगा और इसका भी घन करना पड़ेगा। इसी तरह जो आगे वाला सवाल है तीसरा, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह भी इसी तरह ही अपने को हल करना है। अब हल करते हैं 5वां सवाल। यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक को अर्थात 408 और 1032 का HCF, इसको 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, x का मान। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि 408 और 1032 का HCF इसके रूप में है, अर्थात इसका जो HCF हम निकालेंगे वो इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले तो इसका हमें HCF निकालने की वही विधि जो अपने पूर्व वाले सवाल में की है। बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम लिखेंगे 1032 बड़ा है 408 से, तो इसमें लिखेंगे 408 भाग 1032। अब इसमें 408 का भाग 1032 में 2 बार जाएगा, तो आएंगे 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, तो ये हो गए 216। 408 को इधर भेज देते हैं, एक बार भाग जाएगा 216, 2 10 में से ये गए 9 और 1 192। अब वापस 216 में 192 का भाग एक बार ही जाएगा, 192 शेष बचेंगे, तो यहाँ वो आएंगे, तो 6 में से 2 गए 4, ये 24, वापस 192। अब यहाँ 192 में 24 का भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता, तो यहाँ से जो 4 है और यहाँ का जो 2 है उसको देखते हैं, तो 4 के पहाड़े में 2 कितनी बार बोलने पर आते हैं, अर्थात 4 के पहाड़े में 2 इकाई अंक कितनी बार पहाड़ा बोलने पर आएंगे। तो हमको पता है कि 4 का पहाड़ा 4 अट्टे 32 होता है, जिसमें इकाई का अंक होता है 2। तो हम 8 का गुणा करेंगे 24 से, तो 24 में 8 का गुणा 4 अट्टे 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 19, अर्थात पूरा पूरा भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। 192 शेषफल आ गया 0। अब शेषफल जब भी 0 आए तो हमारा जो भाजक है वो क्या होगा, महत्तम समापवर्तक HCF होगा। तो अतः HCF बराबर 24। अब हमें सवाल में क्या दिया हुआ है या क्या बोला हुआ है कि जो 408 और 1032 है उसका जो HCF है वो 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप का लिख सकते हैं हम।
तो इसको हम लिखेंगे 1032x माइनस 408 गुणा 5 बराबर 24। अब इनको पहले तो हल करते हैं। 1032 माइनस 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, उसको उधर भेज देंगे, माइनस का पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो 1032x बराबर 24 प्लस 2040, 24 प्लस 40 2064। 2064 के बाद 1032 गुणा x है, तो x का क्या होगा? वज्र गुणन। वज्र गुणन करेंगे तो x बराबर 2064 बटा 1032। अब इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा 2 बार, तो x बराबर 2। हमें क्या ज्ञात करना था? x का मान, और x का मान कितना आया? x बराबर 2। तो ये हमारा हो गया आंसर। शेष जो सवाल है वो हमें गृह कार्य में हल करने हैं।